स्वागत है आप सभी लोगों का। फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्प टेक्स 14 में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 9 का हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंतर्गत जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इस चीज को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज तक की कहानी मैं आपको बता दूं, समराइज कर दूं एक तरीके से। क्या है जो पीछे का जो हमारा वीडियोस था, हमने देखा था कि मीटिंग्स बुलाई गई थी स्टेट जनरल्स की, थर्ड स्टेट्स वगैरह के द्वारा कुछ प्रपोजल दिया गया था, राजा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद वो चलती मीटिंग को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, टेनिस कोर्ट में चले जाते हैं, वहां जाकर के फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू कर देते हैं, खुद को नेशनल असेंबली प्रोक्लेम कर लेते हैं। उसके बाद अगर कंट्री साइड की बात करें, वहां पर परेशानी बहुत ज्यादा थी मौसम के मार की वजह से, या फिर जो प्रोडक्शन है वो मीट नहीं कर रहा था मौजूदा पॉपुलेशन को, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम चल रही थी। तो राजा ये सब कुछ देख रहा था, लास्टली वो सोचा कि इतनी ज्यादा परेशानी है, हो ना हो लोग पूरी तरीके से हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो एक्सेप्ट ही कर लो। उन्होंने इनको एक्सेप्ट कर लिया, नेशनल असेंबली को वहां से एक पहचान मिल गई, कॉन्स्टिट्यूशन को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि वो ड्राफ्ट उस समय कर ही रहे थे। फाइनली जब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो क्या है हमारा हेडिंग, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसके तहत हम क्या देखेंगे कि जो नेशनल असेंबली है ये क्या करती है कि 1791 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो जाता है नहीं, जिसको एक्सेप्टेंस पहले मिल चुका था। इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, इसके अंतर्गत जैसे इनको इसका जो बनाने का जो भी है वो क्या था, तो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, जो कि हम पिछले वाले स्लाइड्स में, पिछले वाले वीडियोस में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, शॉर्ट में किए थे। तो क्या था कि भाई राजा जो डेस्पोटिकली क्या करता था कि जो भी उसको मन में आता था, जिस भी प्रकार के फैसले लेने हैं, अपने राज्य में कैसा भी व्यवस्था लागू करना है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, अपने मन मुताबिक वो कुछ भी करते चले जाते थे, चाहे वो जस्टिस हो या अनजस्टिस हो, सब कुछ करते चले जाते थे। तो राजा के पावर को क्या करना है, लिमिट कर देना है, दैट मींस उसको कंट्रोल में रखना है एक तरीके से। उसके बाद क्या है कि these power instead of being concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to the different institutions, the legislature, executive and judiciary। कहने का मतलब जैसे हमने देखा ना अभी कि राजा ही न्याय था, राजा ही कानून बनाता था, वही उसको क्या फॉलो करवाता था और लास्ट में वही सजा देता था। मतलब सब कुछ एक राजा के ऊपर ही डिपेंड करता था। पहले वक्त बदला, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को जब इन्होंने एक्सेप्ट किया तो जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंग चीजें करनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि यहां पर अब जो बॉडी होगी वो अलग अलग बॉडीज होंगी, कानून बनाने वाला अलग, उसको लागू करने वाला अलग, उसके बाद जुडिशरी यानी कि उसको जजमेंट देने वाला दूसरा बॉडी होगा। और आपको बता दें कि इस चीज को एक जो फिलोसोफर है उन्होंने भी इसके ऊपर जो है कई टिप्पणियां की थी और कई बातों को लिखा था। वो क्या था वो हम पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आप वहां से जाकर के उस चीज को देख सकते हैं। अब आगे ये पूरा कंप्राइजली क्या होता है, फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाता है। अब इसको और भी थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो आगे जब हम चलेंगे देखिए अब क्या है कि संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक्सेप्ट किया जा चुका है। अब जब संविधान को जो उन्होंने ड्राफ्ट किया हुआ था उसको जब एक्सेप्टेंस मिल गई तो उसके बाद क्या है कि अब गवर्नमेंट बनेगी। अब गवर्नमेंट कैसी बनेगी, हमने हेडिंग में देखा था कि फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, उसके अकॉर्डिंग अब इलेक्शंस वगैरह होंगे। अब क्या है देखिए, इलेक्शंस किसके लिए होंगे या कौन करवाएगा, ये नेशनल असेंबली। तो होता क्या है कि नेशनल असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, citizens voted for a group of electors who in turn choose assembly, not all citizens however had the right to vote। अब इस चीज को हम थोड़ा सा पीछे के डायग्राम से समझते हैं जो ऑलरेडी हमने पीछे छोड़ दिया है। अब देखिए यहां पर क्या है कि जो नेशनल असेंबली है, जो नेशनल असेंबली है, इसके मेंबर्स को अगर इलेक्ट करना है तो कौन इलेक्ट करेंगे, कोई आम जनता जो है उसको इलेक्ट नहीं कर सकती। कहने का मतलब जो पॉपुलेशन थर्ड स्टेट्स में या जो भी पॉपुलेशन थी उसको कोई आम लोग डायरेक्टली उसको क्या नहीं कर सकते, इलेक्ट नहीं कर सकते। इसके मेंबर्स को कौन करेंगे, इलेक्टर्स करेंगे। इन इलेक्टर्स को कौन करेंगे, फिर जो सिटीजन्स होंगे। अब वो भी सिटीजन सारे नहीं कर सकते, कौन कौन करेंगे वो हम बताएंगे आपको। फिलहाल देखिए कि इलेक्टर्स जो 50,000 मेन है, ध्यान रखेंगे कि यहां पर मेन लिखा हुआ है, दैट मींस महिलाओं को वोटिंग राइट्स
नहीं थी, महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे। 50,000 मैन मिलकर के क्या करेंगे, वो 745 मेंबर जो नेशनल असेंबली के हैं उसको इलेक्ट करेंगे, और फिर ये क्या करेगा कि जो यहाँ पर मिनिस्टर है इसको भी कंट्रोल करेगा, और फिर राजा को भी क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। दैट मींस अब जैसे हमने कहा कि राजा एक प्रकार से ठीक है फैसले लेगा, हर चीज लेगा, लेकिन उस पर कंट्रोल होगा किसका, नेशनल असेंबली का। अगर ये चाहे तो उसमें कुछ बदलाव भी कर सकता है। अब जैसे कि हमने आपको बताया जुडिशरी एक बॉडी अलग है, हमने आपको बताया कि सारे सिटीजन्स क्या नहीं कर सकते, वोटिंग्स नहीं कर सकते। तो दो भागों में बटी हुई थी, एक एक्टिव सिटीजन्स और दूसरा हमारा पैसिव सिटीजन्स। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि जो नेशनल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, 745। शायद दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूं। उसके बाद आपको इलेक्टर्स कितने हैं यहाँ पर, 50,000, और वो भी सिर्फ क्या है, मेन है। तो ये मिलके क्या करेंगे, किसको इलेक्ट करेंगे, इसको, और फिर इनको इलेक्ट कौन करेंगे, हमारे एक्टिव सिटीजन्स, और इनका कंट्रोल होगा किसके ऊपर, मिनिस्टर्स के ऊपर, जो भी है राजा के ऊपर भी होगा। तो कहने का मतलब क्या, अब यहां पर देखिए एक्टिव सिटीजन जुडिशरी सेक्शंस को भी वोटिंग देती डायरेक्टली। आगे जब हम बढ़ते हैं, जैसे इन दोनों चीजों को अगर हमको समझना है, एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स को, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या देखिए हमको समझाया कैसे गया है कि एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं, ओनली मैन above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of the labor's wage were given the status of active citizens, they were entitled to vote। कहने का मतलब क्या है कि केवल वही लोग जो क्या कर सकते हैं, अपने 3 दिन का, जैसे मान लीजिए अगर 1 महीना अगर उन्होंने काम किया तो 3 दिन के जो वेजेस हैं उनके, जो भी उनका दिहाड़ी होगा, उसको टैक्स के रूप में जमा कराना होगा, उसको देना होगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर क्या होगा कि आप एक्टिव सिटीजन्स के अंतर्गत आएंगे। प्लस एक और बात थी कि 25 साल जो लिमिट दिया गया था, मींस आपका एज 25 इयर्स होना चाहिए। जैसे आज हमारे पास है ना वोटिंग्स करने के लिए 18 इयर्स एक एज है कि आप अगर 18 साल के होते तो आप वोटिंग राइट्स आपको मिल जाते हैं, आप वोटिंग कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड वगैरह आप बनवा सकते हैं। अब अगर पैसिव सिटीजन्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या है कि द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वुमेन वेयर क्लास as passive citizens, they were not entitled to vote। मतलब इनके अलावा चाहे वो 25 साल से ज्यादा के हों, 25 साल से कम के हों, महिलाओं को तो खैर छोड़ ही दीजिए, उनको वोटिंग राइट्स तो था ही नहीं। अगर बाकी लोगों की बात करें तो 25 साल यहाँ पर एज मायने नहीं रखता। क्यों नहीं मायने रखता कि इनको अपने कमाई का, जैसे 1 महीने का जो कमाई होगा उसका 3 दिन का जो वेज होगा, जो दिहाड़ी होगी, वो टैक्स के रूप में जमा करानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप क्या नहीं होंगे, एक्टिव सिटीजन्स में काउंट नहीं होंगे। एक और चीज आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्टर्स हैं, तो ये इलेक्टर्स कैसे डिफाइन होते थे। जैसे मान लीजिए कि आप एक्टिव सिटीजन्स में हैं, आपने 3 दिन के वेजेस को एक तरीके से टैक्स के रूप में जमा करवा दिया। उसके बाद क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, तब जाकर के आप एलिजिबल होंगे किस कैटेगरी में आने के लिए, इलेक्टर्स के कैटेगरी में आने के लिए। और इससे भी ज्यादा जब आप एकदम हाईएस्ट टैक्स पेयर्स बन जाते हैं तो आप किसके मेंबर्स बनने के एलिजिबल हो जाएंगे, नेशनल असेंबली के लिए आप अपने आप को दावेदारी पेश कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको वोटिंग मिलेगी तो कौन कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, उस पर डिपेंड करता है। चलिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ साथ क्या देखेंगे, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर्स, जो चीज अभी बताई हमने आपको कि टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर्स देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। वही बात जो हमने आपको बताई कि अगर आपको इलेक्टर बनना है, दैट मींस इलेक्टर्स की श्रेणी में आना है, या फिर आपको नेशनल असेंबली के मेंबर्स की श्रेणी में आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एक पैरामीटर सेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, आपको अपने टैक्स को ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। और जब आप एक श्रेणी में आ जाएंगे कि हाँ आप एक हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं, तो फिर जाकर के आपकी वहां पर दावेदारी कर सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं। बाकी वो तो डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, वो लोगों पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के साथ साथ देखिए क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था 1791 में, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हैं उसमें दी गई। तो देखते हैं हम क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, कलर चेंज कर ले हम एक बार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 जिसके तहत क्या दिया गया हमारे पास कि द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स। देखिए जरा बड़ा एम्फसाइज किया हुआ इस चीज के ऊपर, मेन के ऊपर, कि महिलाओं को किसी प्रकार की कोई राइट्स वगैरह यहां पर नहीं थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को जब स्टार्ट, जैसे मान लीजिए जो जहां से लिखना शुरू हुआ उसी जगह से आप देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा एम्फसाइज
पहले ही क्या किया गया है कि ये जो लोग हैं उनके क्या राइट्स हैं उनको पूरी तरीके से यहां पर डिस्क्राइब किया गया है। क्या क्या है उसके अंदर देखिए जरा कि द राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम, स्पीच, freedom of opinion, equality before the law were established as a natural and inalienable rights। कहने का मतलब क्या है कि आपको जो राइट्स मिले हैं, कौन से लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, जो थर्ड स्टेट्स में लोग बहुत बेकार तरीके से जीते थे, रहते थे, उनको भी कंप्राइज किया। हालांकि यहाँ पर एक बात और बताया गया कि चाहे वो नोबिलिटी से आते हो या फिर वो थर्ड स्टेट से आते हो, सभी के लिए कानून तो पूरी तरीके से बराबर है। ये बात भी आपको इसमें समझाई गई है। दूसरा क्या है कि आप जो है किसी भी प्रकार की बातों को बोल सकते हैं, कहीं भी जाके खड़े हो सकते हैं, अपना ओपिनियंस किसी चीज में दे सकते हैं। पहले क्या था, ये सेंसरशिप हुआ करता। मोनार्की के टाइम पे क्या होता था कि आप क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल होता था। किसके खिलाफ आप बोल सकते नहीं बोल सकते, ये सब कुछ कंट्रोल होता था। और अगर इसके खिलाफ जब आप जाते थे तो कभी कभी देशद्रोह का, राजद्रोह का, कई तरीके का मुकदमा चलाया जाता था। वो डिपेंड करता था वो अलग अलग मोनार्क्स पर। उसके बाद क्या है कि दे बिलोंग्स टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। ये क्या समझाया गया, ये वाला चीज जो है नेचुरल एंड इनलिनिएबल राइट्स, इसको क्लियर किया गया है कि आखिरकार ये होता क्या है। तो ये एक प्रकार के ऐसे राइट्स हैं जो आपसे छुड़ाए नहीं जा सकते। छुड़ाए नहीं जा सकते इन द सेंस, कहने का मतलब क्या है कि जैसे बाय बर्थ जब आप जन्म लेते हैं ना, तो ह्यूमन होने के नाते ये राइट्स आपके पास सुरक्षित हैं और उस राइट्स को कोई आपसे ले नहीं सकता, कोई सरकार आपसे नहीं ले सकती। मतलब ये सारे जो राइट्स है ना, इसको कौन सी श्रेणी में डाला हुआ है, नेचुरल एंड इनलिनिएबल राइट्स की श्रेणी में। आगे क्या दिया हुआ है कि इट वाज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। और यहाँ पे बताया भी गया है कि ये जो राइट्स वगैरह है ये किसकी ड्यूटी है, इसको प्रिजर्वेंस देने की, मतलब लोगों को ये भी बताने का और उनको कंफर्म कराने का कि हाँ ये आपके राइट्स है और ये नहीं लिए जा सकते। तो दैट मीन्स ये वहां का जो गवर्नमेंट होगा या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करवा रही होगी, ये सुनिश्चित करेगी कि हाँ सभी लोगों को ये राइट्स एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। इस बात का पूरा ध्यान रखना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम होगा। जब हम आगे बढ़ते हैं, हालांकि एक हमारे पास एक छोटी सी पेंटिंग दी गई है, किसके द्वारा है, हमारा ली बैरबियर 1719 इन्होंने बनाई हुई है इस पेंटिंग को। ये आपका लॉ टैबलेट है ना, ये आपका लॉ टैबलेट है। दो मोहतरमा है यहाँ पर, एक जो है पंखों वाली भैया है और दूसरा जो है वो जिनके पास देखिए कपड़े अलग अलग पहने हैं, ब्रोकन चेन्स लेके रखा हुआ है यहाँ पर, लकड़ी का गट्ठा वाला सिस्टम है। ये पूरा का पूरा जो है आपको लॉ टैबलेट बना हुआ है। खैर इस पर डिस्कशन करेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ साथ देखिए हमारे पास क्या है, रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, जिसको हम लोग इस वीडियो में तो कवर नहीं करने वाले हैं। तो फिलहाल आप ये देख लीजिए, हमने आपको कंप्राइजली क्या क्या बताया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था 1791, दैट मींस जो ड्राफ्ट किया गया था, उसको लेकर के हमने आपको इंपॉर्टेंस बताया कि उसके अंतर्गत किस तरीके से चीजों का वर्णन किया गया है, कैसे पुरुष को ध्यान में रख करके, मेन को ध्यान में रख करके ही सारे कानून बनाए गए हैं। महिलाओं का तो कोई गिनती ही नहीं था, आज भी कई जगहों पर नहीं है, बट मेरे ओपिनियंस के अकॉर्डिंग दोनों में इक्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी चीजें हमने क्या देखी कि जो पीछे हमारा हमने कवर किया हुआ है कि एक्टिव सिटीजन्स क्या होते हैं, पैसिव सिटीजन्स क्या होते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि नेशनल असेंबली वर्क कैसे कर रही होती है, जो इलेक्टर्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, जो असेंबली के मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, जो असेंबली के मेंबर्स हैं उनकी क्या कैपेबिलिटीज होती हैं, क्या पावर्स होते हैं, अथॉरिटीज क्या होती है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा लास्ट यही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो इसके ठीक कनेक्टिंग टॉपिक्स होगा। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।